गुड इवनिंग सौम्या, गुड इवनिंग प्रवीण। बेटा आवाज आ रही है? हाँ बच्चा लोग, आवाज आ रही है? प्रवीण कुमार, चला गया। सौम्या तुमको आवाज आ रही है ना? ओके। तो हमारे जूलॉजी वाले पोर्शन का एक और चैप्टर है जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बाद आता है। दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। Breathing and exchange of gases. Good evening, Praveen. Breathing and exchange of gases. डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बाद वाला चैप्टर है ये खत्म करके हम प्लांट वाले या बॉटनी वाले पार्ट का एक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके। तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमको सबसे पहले पढ़ना है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, लेकिन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बताने से पहले तुम लोग मुझे बताओ रेस्पिरेशन का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन? बताओ। बताओ भाई। सौम्या, प्रवीण, रेस्पिरेशन का मतलब बताओ भाई। मतलब नहीं बताओगे तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे? चलो एक काम करते हैं आज। सुन रहे हो ना बात मेरी, दोनों लोग? आर यू देयर? अरे भाई मैं पूछूंगा नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, बस इतना बताओ। बात बात सुन रहे हो ना? ओके। तो एक काम करता हूं, मैं तुम दोनों को वॉइस कमांड दे देता था। तुम लोग मेरे साथ 1 to 1 बात कर सकते हो। ये चैट करना बहुत ही लंबा प्रोसेस है। मैं तुम लोग का माइक्रोफोन ऑन कर देता हूं। दो ही लोग हो, ठीक है? दोनों का माइक्रोफोन ऑन कर दिया मैंने। जो मैं पूछूं उसका बोल के तुम रिस्पॉन्स दोगे। दोनों का माइक्रोफोन ऑन कर दिया मैंने, ठीक है ना? अरे भाई बोलो भी कुछ। यस सर। हाँ प्रवीण, कहाँ गया प्रवीण? अच्छा, तुम्हारे वहां बच्चा लोग हल्ला कर रहे हैं। ओके, चलो कोई नहीं। एज यू पीपल विश। ठीक है, सुनो। अगर हम लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, ध्यान से सुनना। लोअर ऑर्गेनिजम्स, लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ बेटा यूनिसेल्यूलर होते हैं। लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस मल्टी सेल्यूलर होते हैं। इनको हम पॉरीफेरा भी बोलते हैं। लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूं। क्या क्या लिखा मैंने? प्रोटोजोआ, स्पॉन्जेस,
सीलंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स, सीलंट्रेट्स, मैं पढ़ाया हूं ये। यस सर। फ्लैटवर्म्स एटसेट्रा, ये सारे लोअर एनिमल्स या लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं। इन सब में ब्रीदिंग, ब्रीदिंग समझते हो? ब्रीदिंग का मतलब एक्सचेंज ऑफ गैस। गैस। ब्रीदिंग यस का सर। मतलब यस, देखो हम लोग जब ब्रीदिंग करते हैं ना, तो हम लोग हवा को अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं एयर को, और एक्सहेल भी करते हैं एयर को। जो हवा हम एक्सहेल करते हैं, बाहर फेंकते हैं, उस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, और जो हवा हम इनहेल करते हैं, उस हवा में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। इस गैसेस के इनहेल और एक्सहेल करने के प्रोसेस, गैसेस के बॉडी के अंदर लेने और बाहर फेंकने के प्रोसेस को ही हम ब्रीदिंग बोलते हैं। ये जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ब्रीदिंग करते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन थ्रू देयर बॉडी सरफेस। इनमें ब्रीदिंग के लिए कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की जरूरत नहीं होती। They do breathing by simple diffusion through their body surface. Okay. मतलब कहने का ये है कि अगर ये एक प्रोटोजोन है, यूनिसेल्युलर प्रोटोजोन, जिसका नाम एमीबा है, तो इस एमीबा की सेल के अंदर डायरेक्ट बाहर से ऑक्सीजन आएगा और इसकी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सचेंज वापस चला जाएगा बाहर की तरफ। ऑक्सीजन बाहर से अंदर क्यों आया? वही सिंपल डिफ्यूजन है, तो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। बाहर एक्सटीरियर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा था, सेल के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम था, इसलिए ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन, मतलब एक्सटीरियर से इंटीरियर की तरफ ऑक्सीजन आया। लेकिन बदले में, उल्टे में, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंटीरियर सेल के अंदर ज्यादा थी, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर कम थी, इसलिए अंदर से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड चला गया, और ये प्रोसेस हुई बाय मींस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। सेम कहानी पॉरीफेरा में भी, सीलेंट्रेटा एज वेल एज फ्लैटवर्म्स। तो पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, फ्लैटवर्म्स, प्रोटोजोआ, इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की जरूरत नहीं होती। They do not need respiratory organs, breathing organs. रेस्पिरेशन का भी डेफिनेशन बताऊंगा मैं, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था। They do not need breathing organs. जैसे हम लोगों में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, ऑर्गन्स होते हैं, नोज, यस सर। थ्रोट होता है, लंग्स होते हैं, इनमें वैसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये बेटा डायरेक्टली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में, मतलब एमीबा ले लो, एमीबा का जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन सीधा एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ टच में, तो ये सीधा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन अंदर ले ही सकता है ना? यस ठीक सर। है, हाँ प्रवीण, सुना मैंने। हाँ बेटा, तो they do not need breathing organs. Why? Because they are in direct contact. इनका अंदर वाला पार्ट, इंटीरियर पार्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ, they are in direct contact with exterior environment. ये तो हुई लोअर ऑर्गेनिजम्स की। थोड़ा सा हम बात करेंगे अर्थवर्म्स की। अर्थवर्म को जानते हो? हाँ सौम्या, देखा है कभी? सर देखे हैं। हाँ सर। वेरी गुड। तो बताओ अर्थवर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? केचुआ। केचुआ। कभी यस सर। खाया है इसको? नहीं सर। क्यों?
मैंने तो सुना ये बहुत टेस्टी होता है। अरे खाने के लायक थोड़ी होता है सर। अर्थवर्म, ठीक है, नहीं खाते इसको। अर्थवर्म के पास बहुत ही मॉइस्ट स्किन होता है, राइट? मॉइस्ट तो समझते ही हो, यस गीला सर। स्किन होता है। अगर केचुए को हाथ में उठाओगे तो हाथ में थोड़ा सा पानी जैसा फील होगा। मॉइस्ट स्किन होता है इसमें, मॉइस्ट स्किन विच इज वेरी थिन। और ये ब्रीदिंग इसी पतले मॉइस्ट स्किन से करता है। तो अर्थवर्म में ब्रीदिंग occurs by means of its moist skin। ऐसे वाले ब्रीदिंग को, जो स्किन की मदद से होती है, ऐसे वाले ब्रीदिंग को हम क्यूटेनियस ब्रीदिंग बोलते हैं। मैं एनिमल डाइवर्सिटी में ये चीजें पढ़ाया। यस सर। क्यूटेनियस ब्रीदिंग, तुम लोग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी बोल सकते हो, क्योंकि ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का ही एक स्टेप है, राइट? इसके बाद अगर बात करेंगे हम इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच। तुम लोग को अगर याद होगा, रिसेंटली मैंने 1 महीना पहले कॉकरोच पढ़ाया था, 1-1.5 महीना हाँ पहले। सर। कॉकरोच का मैंने अच्छे से रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया। मैंने कहा यस था सर। कॉकरोच और बाकी इंसेक्ट्स में एक ट्रैकियल सिस्टम होता है। ट्रैकियल सिस्टम क्या है? इट इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ hollow एयर ट्यूब्स। इंसेक्ट्स की बॉडी में हॉलो एयर चैनल्स होते हैं। उन एयर ट्यूब्यूल्स या एयर ट्यूब्स को हम ट्रैकिया बोलते हैं। और यही ट्रैकिया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ टच में रहते हैं बाय मींस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पोर्स। उन पोर्स को हम बेटा जी स्पाइरैकल्स बोलते हैं। स्पाइरैकल्स के थ्रू हवा अंदर आएगी, इन्हीं हॉलो ट्यूब्स के थ्रू ये हवा, ये एयर, ये ऑक्सीजन टिश्यूज तक पहुंच जाती है। तो इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन होती है विद द हेल्प ऑफ ट्रैकिया एंड स्पाइरैकल्स। ओके, यस सर। कोई कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं नो तो सर। स्क्रीनशॉट मार के डन कर दो। डन सर। ओके बेटा, डन। हाँ प्रवीण, तुम भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद बात करते हैं बेटा फ्रॉग की। आपको मैं बता दूं, फ्रॉग एक ऐसा जीव है, एक ऐसा एनिमल है जिसमें रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग बहुत तरीके से होती है। फर्स्ट इज, फ्रॉग का भी स्किन बहुत थिन और मॉइस्ट होता है। ये अपने स्किन से भी ब्रीदिंग कर सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है, राइट? यस सर। तो फ्रॉग में स्किन से मतलब क्यूटेनियस ब्रीदिंग हो सकती है। फ्रॉग में लंग्स भी होते हैं बेटा, मतलब एक अच्छा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम या ब्रीदिंग सिस्टम होता है। सिस्टम और ब्रीदिंग सिस्टम, ये लंग्स से भी रेस्पिरेशन कर सकता है जब ये पानी के बाहर हो। लेकिन जब जमीन के अंदर जाएगा खुद को ठंड से बचाने के लिए, तब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करेगा। क्यूटेनियस ब्रीदिंग मतलब स्किन वाला ब्रीदिंग करेगा। यही फ्रॉग जब पानी में होता है इन द फॉर्म ऑफ टैडपोल लार्वा। तुम लोग शायद जानते होंगे, फ्रॉग के जो अंडे हैं ना, अंडों से हाँ निकलते हैं सर। छोटे छोटे यंग वंस, उनको हम टैडपोल लार्वी बोलते हैं। ये टैडपोल लार्वी बेटा पानी से बाहर नहीं आते, पानी में ही रहते हैं। उस टाइम जब ये फ्रॉग टैडपोल लार्वा के फॉर्म में होता है, उस टाइम ये अपने गिल्स से रेस्पिरेशन करता है, गिल्स से ब्रीदिंग करता है। और गिल्स से ब्रीदिंग करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रैंकियल
ब्रीदिंग या ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। लेकिन लंग्स से रेस्पिरेशन करने के प्रोसेस को या ब्रीदिंग करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन और पल्मोनरी ब्रीदिंग। फ्रॉग के अलावा जितने भी बड़े बड़े एनिमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं एंड मैमल्स हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मैं लिखूं हायर एनिमल्स, हायर एनिमल्स including humans, including humans। इनमें बेटा रेस्पिरेशन कौन सा वाला होगा, ब्रीदिंग कौन सा वाला होगा, Pulmonary. पल्मोनरी ब्रीदिंग। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि इनमें रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग अच्छे खासे रेस्पिरेटरी सिस्टम से होगा, और उस रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन क्या है? लंग्स। ओके, एनी डाउट इन दिस? No, sir. क्योंकि हमको इस चैप्टर में मेनली काम करना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ, इसलिए हम ऊपर वाला डिस्कशन वहीं पे खत्म करते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ह्यूमन रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम बताने से पहले जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था कि रेस्पिरेशन का डेफिनेशन बताओ, मैं उसका डेफिनेशन बताऊंगा। याद रखना बेटा सौम्या तुम भी और प्रवीण तुम भी, Yes, sir. रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है ताकि उस फूड से एनर्जी निकले। ऑक्सीडेशन मतलब ब्रेक डाउन। मैं लिखूं रेस्पिरेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। कौन सा फूड? जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है, जो फूड सेल्स के अंदर पहुंच चुका है, सेल्स के अंदर उस फूड का ब्रेक डाउन होगा। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनसाइड सेल्स एंड टिश्यूज। क्यों होगा इसका ब्रेक डाउन? टू रिलीज एनर्जी। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब यही रेस्पिरेशन या तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, कुछ एनिमल्स में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, और कुछ एनिमल्स में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। अगर ये रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हुआ तो इस रेस्पिरेशन को हम पढ़ाया है मैंने काफी बार, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। लेकिन अगर ये रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ तब इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एक एनिमल या प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए, तो सीधी सी बात है वो ऑक्सीजन लाएगा कहाँ से भाई? वो ऑक्सीजन एक्सटीरियर एनवायरनमेंट से लाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। समझ रहे हो? Yes, sir. जी सर। क्या बोला? रेस्पिरेशन कौन सा वाला? एरोबिक रेस्पिरेशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन वो लाएगा कहां से? ऑक्सीजन टेकन फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट by the process of breathing। तो अब बताओ रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में कितना डिफरेंस है? रेस्पिरेशन का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, लेकिन ब्रीदिंग बेटा जी एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सिर्फ एक चीज लेगा, क्या? ऑक्सीजन, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ ऑक्सीजन के बदले में छोड़ देगा समथिंग, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड।
और ये ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का ही एक स्टेप है। ब्रीदिंग के बाद ही रेस्पिरेशन स्टार्ट। कौन सी रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट? Yes, ब्रीदिंग sir. इज intake of oxygen and exhalation of carbon dioxide from the body। क्यों होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इनटेक ऑफ ऑक्सीजन? क्योंकि उसको एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए वो ऑक्सीजन को इनटेक करता है और बदले में उसके टिश्यूज में, उसके सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है बाहर। अब ये भी सवाल है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने की जरूरत क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा क्वांटिटी में बॉडी के अंदर रहे ना तो वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, दम घुटने लगेगा। इसलिए इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर फेंकना होता है, तभी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म फेंकेगा और बदले में ऑक्सीजन को अंदर लेगा। इसी प्रोसेस को हम ब्रीदिंग बोलेंगे। और जो ऑक्सीजन अंदर लिया उस ऑक्सीजन को यूज करेगा इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन। एम आई क्लियर? Yes, sir. जी सर। ओके, अब देखो इंसान का, ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम is composed of following parts। सबसे पहला नॉस्ट्रल्स। तुम लोगों को पता ही है नॉस्ट्रल्स कहां पर होते हैं, नाक के टिप पे, वन पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स के बाद आएगा नासोफैरिंग्स। एक्चुअली फेरिंग्स के ही दो पार्ट्स होते हैं, ओरोफेरिंग्स एंड नासोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स के थ्रू फूड जाता है इनटू द फूड पाइप, और नासोफेरिंग्स रास्ता है नॉट इनटू द फूड पाइप, लेकिन किसके पास ये नासोफेरिंग्स हवा को भेज देगा? विंड पाइप के पास, राइट? Yes, देन sir. नासोफेरिंग्स के बाद, नासोफेरिंग्स के बाद साउंड बॉक्स। Sound box. Sound box is also known as larynx। फिर आएगा चौथा पार्ट, मैं बेटा ये डायग्राम से भी दिखाऊंगा अभी। चौथा पार्ट आएगा ट्रैकिया। ट्रैकिया इज आल्सो नोन एज विंड पाइप। विंड पाइप, ठीक है। और ट्रैकिया के बाद आएगा प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई, देन फिर आएगा लंग्स, वन पेयर ऑफ लंग्स। ये ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम है। जल्दी से एक काम करो ना, इसका स्क्रीनशॉट मार दो, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। डन सर। Done, sir. बहुत बढ़िया। देखते, सिंपल सा हम डायग्राम ढूंढेंगे। वही डायग्राम हम आपको दिखाएंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक में होगा। पहले वो डायग्राम, उसके बाद कुछ और भी डायग्राम्स मिलेंगे। बताओ
ये डायग्राम, नो सर, नहीं दिख रहा है। हाँ सौम्या बेटा तुमको दिख रहा है? नहीं सर। लो कर लो बात, कोई बात नहीं, फिर से लाएंगे इसको। नहीं दिख रहा तो फिर से लाएंगे, क्या दिक्कत है? सर आप लगाते हैं ना सर, पीडीएफ फाइल की तरह दिखता है, कुछ क्लियर नहीं दिखता है। कोई बात नहीं, दिख जाएगा, नो इश्यूज। जरा यहाँ पर ये वाला डायग्राम मुझे बता देना, अभी जो मैं पेस्ट करने वाला हूँ। ये वाला दिख रहा है? हाँ सर। जी सर। तो मतलब ये वाला दिख ही रहा है। ओके, देखते जाओ। गौर से देखो इस डायग्राम को। ये ऊपर इसने लिखा है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी का मतलब क्या है? नाक के अंदर वाली कैविटी, मतलब जो हमारे नॉस्ट्रल्स है, नॉस्ट्रल्स के अंदर जो कैविटी है, उन्हीं कैविटीज को बोलते हैं नेजल कैविटीज। इन्हीं नेजल कैविटीज के थ्रू, नॉस्ट्रल्स के थ्रू क्या जाएगा? एयर जाएगा। जब हम इनहेलेशन करेंगे, हवा जाएगा इन्हीं नॉस्ट्रल्स के थ्रू, पहुंच गया भाई फेरिंग्स में। मैंने कहा फेरिंग्स के बेटा दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ऑरोफेरिंग्स और दूसरा होता है नेजोफेरिंग्स। यहाँ पर लिख देता हूं ऑरोफेरिंग्स। ऑरोफेरिंग्स जुड़ा रहता है किसके साथ? फूड पाइप के साथ। लेकिन हमारा काम है यहाँ पर है नेजोफेरिंग्स के साथ। ये नेजोफेरिंग्स जुड़ा रहेगा विंड पाइप के साथ। जस्ट विंड पाइप के अंदर हवा जाने से पहले यहाँ पर एक तुम लोगों को ऑरेंज कलर का ऑर्गन दिखाई दे रहा होगा, हमारी गर्दन में जो होता है। ये देखो, तुम लोग हाथ से इसको फील भी कर सकते हो, हार्ड हार्ड हमारे थ्रोट में, जस्ट चिन के नीचे हमारे गले में बहुत ही हार्ड एक स्ट्रक्चर मिलेगा तुम लोगों को। इसी हार्ड जैसे हड्डी टाइप का लगता है। हड्डी टाइप का लगता है, इसको हम लैरिंग्स बोलते हैं। लैरिंग्स, और यू कैन से साउंड बॉक्स। ओके, या इसका एक और नाम भी है, एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज पॉमस एडामी। पॉमस एडामी, ठीक है। उसके बाद नीचे, पॉमस एडामी के नीचे तुम लोग को दिखेगा इस डायग्राम में एक बढ़िया सा, जिसको मैंने ग्रीन कलर से ये मार्क कर दिया। इस हॉलो पाइप का नाम है विंड पाइप, या हम इसको ट्रैकिया बोलते हैं। तो थोड़ा सा हम इस साउंड बॉक्स या पॉमस एडामी के बारे में बात करेंगे, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। ये जो एडम्स एप्पल है, लैरिंग्स है। इस लैरिंग्स के अंदर 2 पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड्स बॉक्स जैसा है ये, इसके अंदर 2 पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स होते हैं, राइट। अब ये वोकल कॉर्ड्स क्या है? जब हम हवा इनहेल करते हैं, हाँ, हम कंटिन्यूअसली हवा इनहेल करते रहते हैं, है ना, वो हवा इसी लैरिंग्स के थ्रू पास होगी, तब जाके विंड पाइप के अंदर जाएगी। वो हवा इन वोकल कॉर्ड्स के साथ टकराएगी, वोकल कॉर्ड्स में हवा से वाइब्रेशन होती है, तब जाके
साउंड प्रोड्यूस होती है। सो मैंने क्या लिखना है, दीज वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट बाय एयर thus producing sound, तुम लोगों ने शायद फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, जब भी वाइब्रेशन होती है साउंड का प्रोडक्शन होता है। वाइब्रेशंस आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद साउंड प्रोडक्शन। जी सर। तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होंगे बाय एयर दस प्रोड्यूसिंग साउंड। हाँ, उसी साउंड को हम इंसान बाद में कन्वर्ट करते हैं इनटू स्पीच। साउंड और स्पीच में फर्क है। स्पीच मतलब बातचीत, साउंड तो बहुत सारे एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं लेकिन वो बातचीत नहीं कर सकते। बातचीत करने की क्वालिटी हम में है, हम ही लोग साउंड को स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे ब्रेन में एक स्पीच सेंटर होता है। ओके ओके Yes, सर। वन मोर थिंग इस लैरिंग्स के बारे में एक और बात। मैंने कहा लैरिंग्स इज अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर इन द थ्रोट। थ्रोट में एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है लैरिंग्स। सवाल ये है कि बॉक्स किसी ना किसी चीज का तो बना होगा। जैसे मैं तुम लोगों को बोलूंगा यार मेरे पास यहाँ पर मेरे पास एक बॉक्स है, ये बॉक्स प्लास्टिक का बना है। मेरे पास एक ज्योमेट्री बॉक्स है, ये ज्योमेट्री बॉक्स टिन का बना है। मेरे पास एक पेंसिल बॉक्स है, ये पेंसिल बॉक्स कार्टून का बना है। इसी तरह अगर ये लैरिंग्स साउंड बॉक्स है, वॉइस बॉक्स है, तो किस चीज का बना होगा? अंदर से हॉलो है लेकिन इसकी दीवारें किस चीज की बनी होंगी? बता कार्टिलेज सकते? सर। वेरी गुड। साउंड बॉक्स का वॉल बना होता है, वेरी गुड, कंपोज्ड ऑफ कार्टिलेजेस। बता सकते हो क्या कितने कार्टिलेजेस? कैन यू टेल मी? हाँ प्रवीण, अब बोल ही दिया कार्टिलेजेस, तो बताओ भी कितने, कौन कौन सा नाम है उनका? जल्दी बोलो हाँ या ना। नहीं आता तो मैं इलास्टिक जल्दी सर। नहीं, ठीक है, नाम तो होगा ना उन कार्टिलेजेस का। इपिग्लोटिस सर। चलो ठीक है, मैं बता दूंगा, टाइम में जाया नहीं करना चाहता। थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा सब्र। आई गेस तुम लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट मारो अगले पेज yes, पे। sir. ओके डन प्रवीण सर। तुम्हारा, वेरी गुड। देखते रहो, ये डायग्राम मुझे फिर से चाहिए। हाँ, और मुझे यहाँ पर एक और डायग्राम चाहिए। जरा ये देख लो, कुछ दिख रहा है? जी सर, क्लियर है। हाँ सर। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। ओके, ये लो भाई, ये हमारा वॉइस बॉक्स का हल्का सा डायग्राम है। इस डायग्राम में देख ही सकते हो तुम, बहुत सारे कार्टिलेजेस दिखेंगे। तो सबसे पहले कौन कौन सा कार्टिलेज, लेट मी टेल यू, ये वाली जिसको मैंने मैरून कलर दे दिया, ये वाली कार्टिलेज, इस कार्टिलेज को हम थायराइड कार्टिलेज बोलते हैं।
इसका नाम है थायराइड कार्टिलेज। क्या नाम है? थायराइड कार्टिलेज। लिखा है यहाँ पर थायराइड कार्टिलेज, ये कलर। ओके, तुम देख सकते हो पूरी तरह ये लैरिंग्स को, वॉइस बॉक्स को कवर नहीं कर रहा है ना। ये है, ये आगे से पूरा बंद कर दिया वॉइस बॉक्स को, लेकिन पीछे से ये खुला है। ये वाला डायग्राम जिस पे अभी मैं पेन फेरा रहा हूं, ये डायग्राम ए, डायग्राम बी। ए फ्रंट व्यू है वॉइस बॉक्स का, एंड बी बैक व्यू है, बैक व्यू, डॉर्सल व्यू। तो फ्रंट व्यू में तुमको थायराइड कार्टिलेज पूरा का पूरा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये पूरा रिंग शेप्ड नहीं होता, ये हाफ रिंग होता है। आगे से कवर करेगा किसको? लैरिंग्स को, पीछे से ओपन। तुम लोग समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूं? हाँ, आर यू गेटिंग Yes, दिस? sir. थायराइड कार्टिलेज के बाद तुमको एक और कार्टिलेज मिलेगी, उस कार्टिलेज का नाम है क्रिक्वाइड कार्टिलेज। ये रही, दिस येलोइश कार्टिलेज, क्रिक्वाइड। फ्रंट व्यू में भी दिख रहा होगा, येलो कलर डाल दिया मैंने, और बैक व्यू में भी दिख रहा होगा। ये रहा क्रिक्वाइड कार्टिलेज। गॉट इट? थायराइड कार्टिलेज होगा एंड क्रिक्वाइड कार्टिलेज। क्रिक्वाइड कार्टिलेज, ठीक है जी। फिर दिखाई देगा तुमको दो और ब्लू कलर के कार्टिलेजेस, उनको हम आर्टिनॉइड कार्टिलेजेस बोलेंगे। ये बस बैक व्यू में ही दिखाई देंगे। ये रहे आर्टिनॉइड कार्टिलेजेस। आर्टिनॉइड कार्टिलेजेस, दो होते हैं ये भी। तो वन थायराइड कार्टिलेज, वन क्रिक्वाइड कार्टिलेज, टू आर्टिनॉइड कार्टिलेजेस, राइट। और भी छोटे से दो कार्टिलेजेस मिलेंगे यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ, इन्हीं आर्टिनॉइड कार्टिलेजेस के टॉप पे। इन कार्टिलेजेस का नाम कॉर्निकुलेट कार्टिलेजेस, ये भी दो होंगे, कॉर्निकुलेट कार्टिलेजेस, राइट। एंड ये जो ग्रीन वाला है इसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। ये भी बेटा कार्टिलेज ही है, और ये विंड पाइप के ऊपर ना ढक्कन की तरह रहता है। मतलब जब हम खाना खाते हैं ना, उस वक्त विंड पाइप के ऊपर एक ढक्कन रहता है, उसी ढक्कन का नाम है कार्टिलेज। क्यों? क्योंकि विंड पाइप के अंदर खाने का कोई दाना, निवाला नहीं जाना चाहिए, अगर गया तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए उस विंड पाइप के ऊपर, ट्रैकिया के ऊपर, ये एपिग्लॉटिस वाला कार्टिलेज आ जाता है। यही कार्टिलेजेस का बना हुआ हमारा वॉइस बॉक्स। गॉट इट? यस सर। जी सर। तो याद रखना, ये तो स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से इसका। डन? हाँ सर। सौम्या? हाँ सर, डन। ओके,
आगे बढ़ते हैं। फिर से मुझे ये डायग्राम चाहिए, क्योंकि इसके साथ मुझे बहुत काम करना है अभी, बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है। आ गया डायग्राम वापस? यस सर। ओके, इधर रख देते हैं इसको। अब बात करते हैं विंड पाइप की। विंड पाइप बोले तो ट्रैकिया, ये रहा। ट्रैकिया को अगर हम अलग से ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह का छोटा सा गले से निकलते हुए चेस्ट में जाते हुए एक पाइप मिलेगा। ये पाइप बेटा बहुत हार्ड होता है, हॉलो होता है अंदर से लेकिन हार्ड। क्यों? क्योंकि इस पाइप के ऊपर हाफ कंप्लीट रिंग्स नहीं होते, ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं। यही सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स इसको सपोर्ट देते हैं, इसका वॉल हार्ड बनाते हैं, राइट? तो ये अगर ट्रैकिया है, which is also known as windpipe, and these are ये और ये. What are these? These are C-shaped cartilaginous rings. C-shaped मैंने क्यों बोला? मतलब complete circles नहीं है, half circles. C-shaped cartilaginous rings. क्यों? To provide support and strength to the wall of the trachea. इसीलिए ये विंड पाइप हार्ड होता है, क्योंकि इसमें कार्टिलेजेस का सपोर्ट होता है, कार्टिलेजस रिंग्स। इसके ऊपर मैंने कहा ना एपिग्लॉटिस होगा, ऐसे ढक्कन होगा। एक्चुअली ये एपिग्लॉटिस किसका पार्ट होगा या किसके साथ अटैच होगा, वो भी अभी मैंने बताया, लैरिंग्स के साथ। इसके ऊपर लैरिंग्स होगा, लैरिंग्स बोले तो वॉइस बॉक्स। ये है लैरिंग्स। आप समझ आई बात? ये वॉइस बॉक्स है, हाँ, इसके ऊपर लैरिंग्स, और इसके पीछे होगा, विंड पाइप के पीछे होगा कौन सा? फूड पाइप। फूड पाइप। खैर अभी तो हम उसको दिखाएंगे नहीं, हमको चाहिए नहीं। अब देखो, जैसे ही ये ट्रैकिया चेस्ट के अंदर पहुंचा, चेस्ट के अंदर ये डिवाइड होता है दो ब्रांचेस में। ये देखो, चेस्ट के अंदर ये डिवाइड होगा दो ब्रांचेस में, लाइक दिस। हो गया डिवाइड। इन ब्रांचेस के ऊपर भी कार्टिलेजिनस सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स का सपोर्ट होगा। इन ट्रैकिया के ब्रांचेस को हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। लिखा है प्राइमरी ब्रोंकाई, सिंगुलर ब्रोंकस, प्लूरल ब्रोंकाई। और यही प्राइमरी ब्रोंकाई लंग्स के अंदर एंट्री मारते हैं। यही प्राइमरी ब्रोंकाई लंग्स के अंदर एंट्री मारते हैं, लाइक दिस। ये देखिए बेटा, ये रहा एक लंग, ये रहा दूसरा। क्या समझे?
यहां भी यही दिख रहा है ना, these are the two lungs. ओके, यहां तक क्लियर हो गया तो स्क्रीनशॉट मारो जल्दी। डन सर। डन सर। डन डन डन। आगे बढ़ता हूं। अब लंग के अंदर ये जो प्राइमरी ब्रोंकस है ये फर्दर डिवाइड करेगा। मतलब कहने का ये है कि अगर ये हमारा ट्रैकिया था तो as soon as this trachea divides into two branches, यहां पर एक ही ब्रांच दिखाऊंगा मैं, जिसको हमने क्या कहा, प्राइमरी ब्रोंकाई या प्राइमरी ब्रोंकस। लंग के अंदर ये प्राइमरी ब्रोंकाई फिर से डिवाइड होते हैं, लाइक सेकेंडरी या टर्शियरी। यस, ये हुआ डिवाइड और ब्रांचेस में, इन ब्रांचेस को सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलेंगे। इन पे भी कार्टिलेजिनस हाफ रिंग स्ट्रक्चर्स प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। फिर ये सेकेंडरी ब्रोंकाई, मतलब दीज आर सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये था प्राइमरी ब्रोंकस। सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर से लंग्स के अंदर डिवाइड होते हैं लाइक दिस इनटू फर्दर फाइनर ब्रांचेस, और थोड़े से पतले ब्रांचेस बनते हैं। ये देखिए, इन ब्रांचेस को हम टर्शरी ब्रोंकाई बोलते हैं। इनके ऊपर भी सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स लगे होते हैं, इनको बोलेंगे टर्शरी ब्रोंकाई। सौम्या, तुमको समझ आ रहा है? हाँ सर। ओके। टर्शरी ब्रोंकाई फिर से डिवाइड होके क्या बनाएंगे, टर्मिनल ब्रोंकियाई। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये फिर से पतले से ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होंगे और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के साथ बहुत ही इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स लगे रहते हैं। इनमें बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज भी अटैच रहते हैं। बेटा, इन स्ट्रक्चर्स को हम एल्वियोलाई बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एल्वियोलाई। ऐसे एल्वियोलाई, आप एयर सैक भी बोल सकते हो। ये देखो, बैग लाइक स्ट्रक्चर। yes, these are alveoli and these are terminal bronchioles. ये है पूरी कहानी। कहने का मतलब ये है कि जो बाहर से एयर आएगा वो एयर नॉस्ट्रल्स के थ्रू नेजल कैविटी में जाएगा। नेजल कैविटी के बाद वही एयर नेजोफेरिंक्स में जाएगा। नेजोफेरिंक्स के बाद दैट गोस इनटू द व्हाट, ट्रैकिया। पहले तो लैरिंक्स, बाद में ट्रैकिया। देन ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी, देन
टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई के बाद ये एयर ब्रोंक्यूल्स में चला जाएगा और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद चला जाएगा एल्वियोलर डक्ट्स में। हर एल्वियोलस के पास अपना एक छोटा ट्यूब होता है जिसको एल्वियोलर डक्ट बोलेंगे। एल्वियोलर डक्ट के बाद ये हवा आएगी एल्वियोलाई। ठीक है, अगर एक एल्वियोलस को हम ड्रॉ करें तो मान लो ये एक एल्वियोलस, इस एल्वियोलस के बाहर बेटा ब्लड कैपिलरीज लगी होती है लाइक दिस। ये अगर ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी मतलब नस, पतली सी नस जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, ये ब्लड कैपिलरी। इन ब्लड कैपिलरीज को हम एल्वियोलर कैपिलरीज बोलते हैं और एल्वियोलर कैपिलरी मतलब मेरा कहने का ये है कि यहां से जो एयर आया उस एयर का इसी एल्वियोलर कैपिलरी के साथ पाला पड़ेगा, कुछ ना कुछ यही पर होगा। क्या होगा हम देखेंगे, फिलहाल तुम लोग स्क्रीनशॉट मारो। Have you taken the screenshot? Yes, sir. Soumya? Done, sir. Okay. अब देखो, now let us come to the process of breathing. Breathing कैसे होगा, ब्रीदिंग में क्या मैकेनिज्म है, हाउ दिस ब्रीदिंग ऑकर्स, देखते जाओ। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स, या ऐसे लिखूं मैं, एक मिनट, the whole process of respiration, जो पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन होने वाला है ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, कैसे होगा। दिस रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। पहला स्टेप आएगा ब्रीदिंग, जिसको हम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलेंगे। पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का ऑक्सीजन लंग्स के अंदर आएगा, लंग एल्वियोलाई के अंदर पहुंचेगा और टिश्यूज का कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के रास्ते से, नॉस्ट्रल्स के रास्ते से बाहर जाएगा। पल्मोनरी वेंटिलेशन और ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस by which atmospheric air is drawn in and carbon dioxide rich alveolar air is squeezed out. क्या मैंने लिखा पल्मोनरी वेंटिलेशन, मैंने क्या लिखा वेंटिलेशन, क्या गलत स्पेलिंग लिखा मैंने, तुम लोग भी बताते नहीं हो। वेंटिलेशन एटमॉस्फेरिक air rich in या रिच इन लिखने की जरूरत नहीं है, एटमॉस्फेरिक एयर उसमें तो ऑक्सीजन होगा ही, ड्रॉन इन
and carbon dioxide rich alveolar air is released out. Carbon dioxide rich alveolar air is released out. एल्वियोलस में कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर आ चुका होगा, वो बाहर निकलेगा। जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगी तो दूसरा स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन आएगा, क्या? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एल्वियोलस के मेम्ब्रेन के थ्रू ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलस के अंदर आएगा। इसको हम डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू एल्वियोलर मेम्ब्रेन। ठीक है, देन आएगा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अगर ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आया तो ब्लड उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा टू द टिश्यूज, और टिश्यूज से ब्लड उठाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा टू द एल्वियोलाई। देन आएगा यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स। यूटिलाइजेशन of oxygen by the cells to release, to break food, to release energy। ये लास्ट वाला स्टेप हमको प्लांट रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ना है। ओके, सेल्यूलर रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ना है। इस वाले चैप्टर में हम इन पहले वाले 3 स्टेप्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। स्क्रीनशॉट मारो। सर एक लाइन की कमी है। कौन सी लाइन की कमी है? सर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। एक मिनट। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू द एल्वियोलर मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। हाँ, यहाँ पहला, यहाँ 1 2 3 4। हाँ, डिफ्यूजन of gases between blood and tissues। blood and tissues, एक एक करके हम ये सारे स्टेप्स बताएंगे। और ये रहा 5वां स्टेप। अब स्क्रीनशॉट मार सकते। डन सर। डन सर। स्क्रीनशॉट मारने के बाद नोट्स तो बनाते हो ना? हाँ सर। क्या ऐवे ही रखते हो? चलो, तो सबसे पहला स्टेप क्या था? क्या था पहला स्टेप भाई? ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। देख लो, ब्रीदिंग और pulmonary ventilation। देखो भाई, इसके लिए हम एक सिंपल सा आसान सा एक डायग्राम ढूंढ के लाएंगे। अच्छा सा डायग्राम मिलना चाहिए। मिल
गया। ये डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको? जी सर, क्लियर। क्लियर दिखाई दे रहा है ना? ओके, देखते रहो। देखो भाई, ब्रीदिंग में, पल्मोनरी वेंटिलेशन में दो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज इनहेलेशन, सेकंड स्टेप इज एक्सहेलेशन। इनहेलेशन वाले स्टेप को हम इंस्पायरेशन भी बोलते हैं। सर डबल वॉइस आ रही है आपकी। नो एक सर, काम ठीक करो तो बेटा, है। एक काम करो बेटा, मैं माइक्रोफोन बंद कर देता हूं। अभी भी डबल वॉइस आ रही है? हाँ, इनपायरेशन और इनहेलेशन कभी कभी हो जाता है। एंड सेकंड स्टेप इज expiration, which is also known as exhalation. ये तो तुम लोग को पहला पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि ब्रीदिंग इज कंप्लीटेड इन टू फेजेस। ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। बेटा जी, दूसरा स्टेप तुम लोग को याद रखना पड़ेगा कि इस ब्रीदिंग प्रोसेस में जरूरत पड़ती है डायफ्राम की। डायफ्राम, व्हाट इज डायफ्राम? डायफ्राम, भगवान ने एक मस्कुलर पार्टीशन बनाया है हमारे चेस्ट और एब्डोमेन के बीच में। दिख रहा होगा यहाँ पर ये मस्कुलर पार्टीशन, जो हमारे थोरासिक कैविटी को, मतलब हमारे चेस्ट को एब्डोमेन से सेपरेट करता है, इसको डायफ्राम बोलते हैं। सो इट इज अ muscular partition, muscular partition between chest and abdomen। एक तो इसकी जरूरत पड़ेगी, प्लस रिब मसल्स की जरूरत पड़ेगी। रिब मसल्स, रिब मसल्स को हम इंटरकॉस्टल मसल्स भी बोलते हैं। इंटरकॉस्टल मसल्स, intercostal muscles, right? अब देखो, रिब्स क्या होते हैं, शायद तुम लोगों ने पढ़ा हो कहीं पे। हमारा जो चेस्ट कैविटी है दैट इज सराउंडेड बाय, ये देखो, हमारे चेस्ट कैविटी में जो लंग्स होते हैं और जो हार्ट होता है, ये दोनों बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन्स हैं। बताओ हैं कि नहीं? लंग्स और हार्ट दोनों बहुत डेलिकेट ऑर्गन्स हैं। इनको प्रोटेक्शन देने के लिए भगवान ने सोचा होगा कि यार इतने डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, इनको मैं एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन कैसे दूं। तो उसके दिमाग में आया होगा चलो वहां पर एक रिब केज बनाते हैं। तो बना दिया भगवान ने इस तरह का एक केज लंग्स के और हार्ट के सराउंडिंग में।
इस केज को हम रिब केज ही बोलते हैं। रिब केज में तुम लोगों को 12 पेयर्स ऑफ रिब्स मिलेंगी। ये हम मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। कितने रिब्स हैं? 12 पेयर्स, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। इन 12 पेयर्स ऑफ रिब्स में से 7 पेयर्स होते हैं ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स मतलब ये आगे से स्टर्नम के साथ जुड़े होंगे और बैक साइड से बैकबोन के साथ मतलब वर्टेब्रल कॉलम के साथ जुड़े। Those ribs which are joined to the backbone and on the front side with the sternum, उनको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। अब तुम बोलोगे सर ये स्टर्नम क्या है? हमारे चेस्ट के सेंटर में एक और बोन होती है ऐसे। इस बोन को बेटा हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं या इसको स्टर्नम भी बोला जाता है, राइट। तो ये ट्रू रिब्स आगे से स्टर्नम के साथ जुड़े होंगे, ये रहा स्टर्नम, और पीछे बैकबोन बोले तो वर्टेब्रल कॉलम के साथ जुड़ा होगा। इनके अलावा ट्रू रिब्स के अलावा 7 पेयर्स ऑफ ट्रू रिब्स के अलावा कुछ फॉल्स रिब्स भी होते हैं और फ्लोटिंग रिब्स भी होते हैं। फॉल्स रिब्स मतलब दोज रिब्स जो पीछे से बैकबोन के साथ जुड़े होंगे लेकिन आगे से वो जुड़े होते हैं ट्रू रिब्स के साथ। वो 3 पेयर्स होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ फॉल्स रिब्स। They are attached to the backbone from the back side and to the last true rib on the front side. और floating ribs 2 पेयर्स होते हैं, वो पीछे से बैकबोन के साथ जुड़े होंगे और आगे से खुले रहते हैं। खैर यहाँ पर हमको रिब्स के बारे में बात नहीं करनी। इन्हीं रिब्स के साथ कुछ मसल्स अटैच होते हैं। Those muscles are known as rib muscles और intercostal muscles। यही इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम के मसल्स ब्रीदिंग प्रोसेस में हमको मदद करने वाले हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट मारो। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखते जाओ। तो इनहेलेशन में सबसे पहली बात, इनहेलेशन में क्या होता है? इनहेलेशन में 2 चीजें होती हैं। क्या? ध्यान रखिए, इनहेलेशन प्रोसेस में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल्स। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम मसल्स का, डायफ्राम मसल्स, प्लस दूसरी बात कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिब मसल्स। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है रिब मसल्स का, इंटरकॉस्टल मसल्स का एंड डायफ्राम मसल्स का, तो क्या होता है? बिफोर कॉन्ट्रैक्शन डायफ्राम कुछ इस तरह होता है, बहुत ही ज्यादा कर्व्ड होता है ये डायफ्राम, मस्कुलर स्ट्रक्चर है ना, बिफोर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट्स मसल्स। लेकिन जब इसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो ये हल्का सा सीधा होता है। अभी भी बो शेप्ड ही है लेकिन उतना ज्यादा कर्व्ड नहीं है। यू कैन सी हियर बिफोर कॉन्ट्रैक्शन ये डायफ्राम ये रहा। डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले कितने ज्यादा डायफ्राम को कितना ज्यादा कर्व्ड बना के रखे होते हैं, दिखाई दे रहा है ना। लेकिन जैसे ही डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो डायफ्राम नीचे आ जाता है, मतलब थोड़ा सा ये
हल्का सा स्ट्रेट होता है। अब तुम देख सकते हो हल्का सा स्ट्रेट होना मतलब अब ये डायफ्राम उतना ज्यादा कर्व्ड नहीं है जितना पहले था। दोनों डायग्राम्स में तुम देख सकते हो। वन मोर थिंग बेटा, ध्यान से देखना, मतलब पहले डायफ्राम का अपना पोजीशन डायफ्राम का ये वाला था, देख सकते हो। डायफ्राम पहले कहाँ था, मैंने दोनों लाइंस ऑरेंज ये मार्क करके रखी। ये ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द डायफ्राम है, इनिशियल पोजीशन ऑफ डायफ्राम। लेकिन जब डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ये डायफ्राम थोड़ा सा फ्लैट हो गया। फ्लैट होना मतलब ये डायफ्राम थोड़ा सा पुश हो गया नीचे की तरफ। यू कैन सी, समझ आ रही है बात? मतलब यहां पर जगह थोड़ी सी बन गई है ना। तो मैंने क्या लिखा, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल्स व्हाट हैपेंस, डायफ्राम flattens, diaphragm flattens a bit, थोड़ा सा ये फ्लैट हो जाएगा and pushed downwards, हल्का सा नीचे की तरफ पुश हो जाएगा। सीधी सी बात है, फ्लैट होगा तो नीचे की तरफ पुश होना ही होना है। दूसरी बात, जो हमारे रिब मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, देख सकते हो। रिब मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या हो रहा है, यहाँ पे रिब मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से जो रिब केज है, रिब केज थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाता है और बाहर की तरफ भी आ जाता है, मतलब इट एक्सपैंड्स, चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होती है फॉरवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। ये एरोज इसने दिखाए कि चेस्ट कैविटी किस तरह से एक्सपैंड होती है, फैल जाती है चेस्ट कैविटी। यहां लिखूंगा मैं ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिब मसल्स, रिब मसल्स, चेस्ट कैविटी, थोरैसिक कैविटी को बोलते हैं या थोरैक्स, एक्सपैंड्स, या ऐसे लिखूं, एक मिनट ribs are pushed upwards and outwards, ribs आगे की तरफ और थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों प्रोसेसेस से क्या इफेक्ट होगा, चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होगी, चेस्ट कैविटी एक्सपैंड्स। बताओ यहां तक समझ आया कि कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट मार के डाउन कर। ओके डन, आगे बढ़ा जाए फिर। यस, देखते जाओ। अब चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हो गया, एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट कैविटी कैसे, मैं वो पिछले स्लाइड पे पिछले पेज पे बता चुका हूं। एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट कैविटी, तुम लोग को शायद पता हो, जब भी कोई
कैविटी एक्सपैंड होती है उसमें प्रेशर बढ़ जाता है या घट जाता है? जब भी कोई जगह एक्सपैंड होती है उसका वॉल्यूम बढ़ता है या घटता है? सीधी सी बात है, एक्सपैंड होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट कैविटी, व्हाट इट डज, इट रिजल्ट्स इन increase in volume of chest cavity. चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। जब किसी स्पेस का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उसके अंदर का प्रेशर घट जाता है। इंक्रीज इन वॉल्यूम, डिक्रीज इन प्रेशर। क्या उल्टा बोल रहे हो प्रवीण? उससे क्या होगा? डिक्रीज इन pressure in the chest cavity. Volume increase, pressure decrease. Decrease in pressure in the chest cavity. Chest cavity में pressure decrease हो गया। इससे क्या होगा? What happens? बाहर का जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसका प्रेशर बेटा जी ज्यादा है। और तुम लोग याद रखो, पता नहीं पता है तुम लोगों के नहीं, हमेशा हवा एयर मूव करती है फ्रॉम हायर प्रेशर रीजन टू लोअर प्रेशर रीजन। तो यहां पर एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर ज्यादा है, चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेशर कम है, इसलिए एयर मूव करेगा फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इनटू द चेस्ट कैविटी। सो व्हाट हैपेंस, एयर मूव्स इन to the chest cavity. कहां से? From exterior. एक्सटीरियर के ब्रैकेट में लिखूं मैं हाई प्रेशर रीजन। हाई प्रेशर रीजन। ओके, तो हो गया ना इन्हेलेशन। इन्हेलेशन हो गया, हवा अंदर आ गई। स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से। हो गया, आगे बढ़ा जाए। अब बात करेंगे एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन बोले तो एक्सपायरेशन। ओके, ठीक है ना? ये देखो भाई, एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन में उल्टा होगा सारा। उल्टा बोले तो डायफ्राम मसल्स रिलैक्स। डायफ्राम के मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। पहली बात, डायफ्राम के मसल्स रिलैक्स होने से डायफ्राम अपनी पोजीशन पे वापस आएगा। डायफ्राम comes to its normal position, comes to its normal position। डायफ्राम नॉर्मल पोजीशन पे आ गया, उससे डायफ्राम becomes वापस कर्व्ड। डायफ्राम becomes कर्व्ड। ये होगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रिब मसल्स वापस रिलैक्स होंगे। रिब मसल्स रिलैक्स, रिब मसल्स भी रिलैक्स होंगे। राइट है ना?
रिब मसल्स के रिलैक्स होने से रिब्स अपनी पोजीशन पे वापस आएंगे। रिब्स कम टू देयर नॉर्मल पोजीशन, कम टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन, ये चीज हो गई ना। अब देखो इन दोनों से क्या होगा, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज, चेस्ट कैविटी वॉल्यूम डिक्रीजेस। जब चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा देन व्हाट हैपेंस, उसके अंदर का प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीजेस इनसाइड। बाहर ज्यादा प्रेशर होगा एयर का, देन जो एयर होगी which is rich in carbon dioxide, air moves out of the lungs. Therefore, the process of exhalation or expiration is completed. कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, नहीं तो बता दो। इस डायग्राम में देख सकते हो डायफ्राम अपनी पोजीशन पे वापस आ चुका है, रिब मसल्स अपनी पोजीशन पे वापस आएंगे, तो उससे रिब्स वापस नॉर्मल पोजीशन पे आके चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज कराएंगे। मतलब जो रिब्स मूव हुए थे अपवर्ड्स एंड अप फॉरवर्ड्स, वो वापस डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स मूव होके अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। विद द रिजल्ट चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, उसके अंदर का प्रेशर इंक्रीज होगा और एयर बाहर की तरफ निकल जाएगा फ्रॉम हायर प्रेशर रीजन। हायर प्रेशर रीजन इसके इस वक्त यहाँ कहाँ होगा, लंग्स के अंदर, लोअर प्रेशर रीजन बाहर। मार दो स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया, लेकिन इस पहले स्टेप के साथ रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी हम बताना चाहेंगे। थोड़ा सा सब्र करो। वैसे हमारा टाइम खत्म हो गया शायद, है ना? टाइम कितना है? नहीं हो पाएगा, चलो अगली क्लास में बताऊंगा। आज के लिए इतना काफी। तो पहला स्टेप हमने कंप्लीट किया, आगे की कहानी अगली क्लास में बताएं। ओके, क्लास छोड़ के जा सकते हो बेटा। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। नहीं बेटा, 1.5 घंटे ही क्लास होती है, पता है तुमको। और हम 1 घंटा 45 मिनट इसलिए बोलते हैं कि हो सकता है कभी नेटवर्क वगैरह खराब हो, तो हम वो 15 मिनट ना बफर रखते हैं। ठीक, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, खुदा।